अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग व्यूअर्स? सब खैरियत से हैं? आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है कोविड की बीमारी और साथ में निमोनिया। और ये एक बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग प्रॉब्लम है या जिसको हम कहते हैं कि जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। आज हम इस बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे और आज बात करने के लिए हमारे पास हमारे हमारे दरमियान मौजूद हैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन डॉक्टर साइमा सईद। तो कैसी हैं डॉक्टर साइमा? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरीद, थैंक यू वालेकुम। सो मच मुझे बुलाने का आज के शो में। मैं बिल्कुल सही हूँ, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साइमा, आज हम थोड़ा सा ज़रा बात करेंगे जिससे कि सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अपसेट हो जाते हैं, डरते हैं और शायद कोविड से इतना नहीं डरते जितना कोविड निमोनिया से लोग ज़्यादा डरते हैं। तो थोड़ा सा आप हमें इस बारे में बताइए कि कोविड, पहली बात तो है कि थोड़ा सा हम अपने लोगों को, वैसे तो सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा आप हमें बताइएगा कि कोविड क्या है और इसके अलावा कोविड में ये सांस के मसले क्या हो सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा। जी शुक्रिया। सो कोविड तो एक नाम है इन्फेक्शन का, जो एक कोरोना वायरस से हो जाता है लोगों को। इसकी वायरल कंटामिनेशन एक बंदे से दूसरे बंदे पे पहुंच सकती है जब कोविड की जो वायरस होती है वो उनकी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो उनके नाक के ड्रॉपलेट्स हों या मुंह के थूक में जो हो, वो एक बंदे से दूसरे बंदे पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो होता ये है कि ये वाली जो इन्फेक्शन हो जाती है, उससे आपको अमूमन सिम्पटम्स होते हैं, अलामात होते हैं, जिसमें फ़ीवर यानी बुखार, खांसी, कॉफ और सांस फूलने की तकलीफ़ हो जाती है। सो ये सबसे कॉमन चीज़ें हैं, जबकि और भी हमने देखी हैं, जैसे कि लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी सेंस ऑफ स्मेल या सेंस ऑफ टेस्ट बदल जाती है। ये कुछ लोगों में हमने नोट किया है। या कुछ लोग होते हैं जिनकी पेट में अपसेट हो जाता है या उनको मोशन हो जाते हैं या दर्द हो रहा होता है। इस तरह की चीज़ें भी हमने देखी हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन चीज़ है और ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स में कोविड के फ़ीवर होता है और खांसी और सांस फूलने की तकलीफ़। सांस फूलने की तकलीफ़ सब में नहीं होती, लेकिन ज़रूर फ़ीवर का मसला होता है। अब आपने निमोनिया की जो बात की, यही वाली जो इन्फेक्शन जो हमने डिस्क्राइब की है, ये तो किसी भी आम फ्लू की तरह हो सकती है। कोविड में ये है कि उसकी इन्फेक्टिविटी ज़रा ज़्यादा है, यानी दूसरे बंदे को होने के चांस बढ़ जाते हैं और इसको ट्रांसफ़र होने में इनटू अ निमोनिया के भी चांस हैं, जैसे बाकी वायरसेस के भी हैं। और उसमें उनकी प्रोग्रेशन यानी कि उनकी तबीयत और ख़राब होना जल्दी भी हो सकता है। अब आप मुझे शायद ये पूछें कि अच्छा। कितने लोगों में ये चीज़ होगी। तो जैसे अगर 10 लोगों को कोविड हुआ, तो 2 लोगों को इस तरह हो सकता है कि उनकी निमोनिया में प्रोग्रेशन हो जाए, यानी कि ठीक है। इन्फेक्शन हो जाए फेफड़ों के अंदर। दैट इज़ व्हाट अ निमोनिया इज़। और वो इस दफ़ा कोविड के थ्रू हुआ है, जबकि और भी जरासीम हो सकते हैं जो निमोनिया सही। कर सकती है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा डॉक्टर साइमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा ये क्या आपका जवाब रहा, इलैबोरेटिव रहा। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि कब किस वक़्त कोई सा भी पेशेंट या कोई भी जिसको कोविड का प्रॉब्लम हुआ है और वो घर पे है, तो उसको ऐसी कौन-सी अलामतें हैं, कौन से ऐसे रेड फ्लैग साइन्स हैं कि जहाँ पर वो ना सिर्फ ये कि वो डॉक्टर को विज़िट करे, बल्कि उसको चाहिए कि वो फ़ौरन हॉस्पिटल जाए और अगर ज़रूरत पड़ती है तो शायद उसको एडमिट होने की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये कौन-कौन से अलामतें हैं? अम, पाकिस्तान में हमने नोट किया है इस पिछले 1.5 साल में कि बहुत सी चीज़ें घर पे हो सकती हैं। लेकिन मैं फिर भी ये समझती हूँ कि कोई-कोई चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको हॉस्पिटल विज़िट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपकी जो है ना एक प्रोफ़ेशनल बंदे से कनेक्शन हो जाए और आपको पता हो कि आपकी तबीयत जो है वो सही तरफ जा रही है या आपको रिव्यू वापस फिर लेना चाहिए या नहीं।
आपकी जब एक दफ़ा डायग्नोसिस हो गई है तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो आपका बुखार है वो 3, 4, 5 दिन में सेटल हो जाना चाहिए। और अगर ये सेटल नहीं हो रहा और सेकंड वीक में आप आ गए हैं तो फिर आपको हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर से बात करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी सांस फूलना शुरू हो रही है और अक्सर लोगों ने घर में अपने सैचुरेशन प्रोब जो एक मशीन होती है छोटी सी बैटरी पल्स पे रन ऑक्सीमीटर। होती है। जी बिल्कुल, ऑक्सीमीटर होता है। वो अपने फिंगर पे लगा के और अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। अमूमन ये चीज़ हॉस्पिटल में सिर्फ होती है, लेकिन कोविड के दौरान हमने देखा है कि बहुत से लोग घर में भी रख रहे हैं एंड इट इज़ रीजनेबल एंड ईजी टू डू दिस। अम, उसमें अगर आप चेक कर रहे हैं अपने ऑक्सीजन लेवल्स को, तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये ऑक्सीजन लेवल्स 94% से नीचे नहीं गिर रहे। अगर वो नीचे गिर रहे हैं, तो फिर यू शुड स्पीक टू अ डॉक्टर अबाउट एडवाइस एज़ टू व्हाट टू डू, क्योंकि शायद आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो या उसके बाद भी आपकी अगर कोई डिटेरिएशन हो, तो किसी डॉक्टर के साथ आपकी राब्ता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसा कि ये पल्स ऑक्सीमीटर मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी लोगों के पास नहीं होगा, तो क्या किसी तरीके से कोई खुद मॉनिटर कर सकते हैं घर पे? जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर उनको अंदाज़ा हो रहा है कि जी के पहले हम ये कि आराम से हम पूरा एक फ्लोर हम ऊपर चढ़ जाते थे सीढ़ियों से, अब हम जो है वो नहीं चढ़ पा रहे हैं और अब हम 4-5 सीढ़ियों के बाद में ही हमारा साँस फूल रहा है। तो इस तरीके का मतलब ये कि ये कुछ ऐसे अलामतें हैं कि जिस पर उनको उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जी कि उनके साँस के मसले बढ़ते जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। ऐसे ही है कि आपकी तबीयत जब ख़राब होती है तो अम, आपका बिस्तर से निकलने का तो दिल ही नहीं चाह रहा होता। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है इवन विद द फ्लू। तो आप अमूमन अपने आप को इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं कर रहे होते, इतना ज़्यादा एक्सर्शन भी नहीं कर रहे होते। सो अगर अब आपको ये फ़ील हो रहा है कि इवन घर के अंदर आप जो थोड़ा-सा काम करते हैं, क्योंकि आपका जब कोविड हो चुका है तो आपको इसका बहुत ख़्याल रखना है कि आप आइसोलेट हो जाएँ और अपने काम पे नहीं जाना, आपने अपने दोस्तों से नहीं मिलना। आपको कोशिश करनी है कि इवन अपने घर वालों से डिस्टेंस पे रहें और आपका कमरा सेपरेट हो जाए ताकि आप कोविड को फैलाएँ नहीं, क्योंकि अभी ओके। भी हम इसी स्टेज पे हैं। तो इवन इन दिस सिनेरियो अपने घर में अगर आपकी सांस फूलनी शुरू हो रही है कुछ काम करते हुए, अगर आपका लाइक एक्सट्रीम स्टेज पे अगर हम देखें तो आपका स्किन की डिसकलरेशन हो रही है, यानी आपके ओके। ब्लू कलर आ रहा है स्किन का, तो इसका भी ख्याल रखना है कि दीज आर ऑल साइंस कि आपके ऑक्सीजन लेवल्स इतने कम हो गए हैं कि आपकी सांस फूलती है अब। और आपको उसकी स्किन की कलर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ब्लड का कलर चेंज हो जाता है फिर। सही। ठीक है। अच्छा, ये मुझे एक और बताइएगा, एक तो वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि बिल्कुल अब तक के नॉर्मल रहे थे और उनको अचानक से कोविड हो गया और उसके बाद में उनके रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स आए। लेकिन जैसा कि आपको पता है, आप खुद एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, कि यहाँ पर हमारे पास कितनी बड़ी तादाद, कितनी बड़ी परसेंटेज है जो कि रिएक्टिव एयरवे डिजीजेस या एस्मा के साथ हैं। एक है, लोगों में सिगरेट पीने का रुझान बहुत ज़्यादा है, सीओपीडीज के हैं, प्लस इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस आम है और दूसरी और बीमारियां हैं। तो ये बताइएगा कि ये कि क्या ये सब लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं कोविड के लिए, या इनका और एक नॉर्मल इंसान का रेशियो बराबर है? एक्सीलेंट क्वेश्चन डॉक्टर फरीद, क्योंकि हमें पता है कि जब हम वर्ल्ड वाइड डेटा देखते हैं और जब हम पाकिस्तान का डेटा देखते हैं, तो जिन पेशेंट्स को और कोई भी बीमारी हो, चाहे किसी चीज़ की भी, तो उनके कोविड होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। बट वी ऑल्सो ऑफ्टन डोंट कंसिडर ये जो रिएक्टिव एयरवेज डिजीजेस जो आप कह रहे हैं, जो सीजनल शायद हों कुछ लोगों के लिए, यानी कि जो स्प्रिंग या ऑटम का टाइम हो, तो उनके ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हों, माइल्ड एस्मा, राइनाइटिस, ये वाले जो सिम्टम्स एलर्जीज़ के हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन इतनी नहीं है इसके बारे में, लेकिन वी फील दैट इवन दीज conditions increase your chances of getting COVID, यानी कि आपकी susceptibility ज़्यादा होती है। सो इवन दो आपकी इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं है एयरवेज में, लेकिन फिर भी आपका ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा है।
دوسری چیز یہ کہ جو اسموکرز ہوتے ہیں ان کا تو ضرور کلیئر ایویڈنس ہے کہ ان کے کووڈ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کمپیئر ٹو نان اسموکرز. تو یہ ایک ایکسلنٹ اپرچونٹی ہے لوگوں کے لیے کوئٹ کرنے کی اور اس بری عادت کو چھوڑنے کی. نہیں ایگزیکٹلی مجھے اصل میں یہ سوال پوچھنے کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ بیچ میں بہت عرصے تک ایک واٹس ایپ پہ اور ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ یہ ایک کلپ آ رہا تھا کہ جو لوگ اسموکرز ہیں ان کو کووڈ ہونے کے چانسز کم ہے کیونکہ وہ آلریڈی اتنے زیادہ دھواں کے اندر رہتے ہیں دھوئیں میں کہ وہ کووڈ قریب نہیں آتا. تو ناؤ اب آپ نے یہ اس بات کو بہت کلیئر کر دیا ہے کہ کووڈ والوں کو سوری ایک اسموکرز کو کووڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل. ایکچولی اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ کی پروبیبلی کچھ ڈیمیج ہو چکا ہے کیونکہ آپ نے سگریٹ پیا ہے تو آپ کے لنگس جو ہے ان کی شکل تھوڑی بہت تو یا ان کا فنکشن کسی طرح تو چینج ہوا ہے کیونکہ آپ نے سگریٹ پیا ہے چاہے آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے یا نہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے ایون آن سمپل ٹرمز کہ جو بندہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے وہ اپنا ہاتھ جو ہے اپنے منہ کے قریب لاتا ہے اینڈ دس از دا اوکے. سنگل بگیسٹ وے کہ کووڈ جو شاید آپ نے کسی کے ہاتھ ملا کے اور غلطی سے اپنا ہاتھ منہ پہ چھیڑ دیا تو this is how it spreads from one person to another. So this is another اوکے. simple way that smokers increase their chances. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ اب ہم اس وقت دو طرح کے کووڈ کی بات کریں گے. نمبر ون وہ کووڈ جو کہ گھر پہ مینیج ہو رہا ہے یعنی کووڈ نمونیا یا کووڈ کے ساتھ جو دوسرے کاف وغیرہ کے سمٹمس ہیں مائلڈر فارم, اور دوسرا وہ جو کہ ہم ہاسپٹل میں کرتے ہیں. تو مجھے اس سلسلے میں تھوڑا سا آپ سے ذرا سے معلوم کرنا ہوگا کہ جو لوگ جو کہ کووڈ کے ہیں جن کو کووڈ پازیٹیو ہوا ہے اور ان کو ریسپریٹری سمٹمس آ رہے ہیں اور وہ گھر پہ مینیج ہو رہے ہیں تو اس کے لیے عام طور پر ہم کیا مینجمنٹ کہتے ہیں؟ جو گھر پہ مینج ہو رہے ہیں. جی جی. Sorry, say that again. فار I'm ایگزامپل so ہاں sorry. اوکے فار ایگزامپل جیسا کہ اگر کسی کو کووڈ اگر ہے اور کووڈ کے ساتھ اس کو ریسپریٹری سمٹمس بھی ہیں تو اکثر اوقات جو ہے وہ جاتے ہیں جی پیز کے پاس, تو جی پیز ان کو کچھ اینٹی بایوٹک کچھ ملٹی وائٹامنس دے دیتے ہیں. تو وہ کیا چیزیں ہم ان کو ہم آفر کر سکتے ہیں یا کیا کیا چیزیں وہ گھر پہ مینیج کر سکتے ہیں کووڈ کے حوالے سے؟ ہاں سو ایکچولی دس از اے انٹرسٹنگ ایریا کیونکہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ پیشنٹس جب اپنے لوکل جی پی یا ایون اور بھی قسم کے لوگ اور بھی قسم کے ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں تو آفٹن ان کو ایک لمبی سی شاپنگ لسٹ مل جاتی ہے دوائیوں کی. جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ کس چیز کی ہماری ایویڈنس بیس یعنی ہمیں پتہ ہے فور شور کہ اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. اور چونکہ کووڈ بہت ایک نئی بیماری ہے ابھی بھی ہم سب کے لیے, تو جب وہ شروع ہوئی تھی تو اٹ واز ان اے وے فری فار آل کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا چیز سے کیا فرق پڑے گا. لیکن اب ہمیں اتنا سمجھ ہے کہ عموماً کووڈ ہونے سے آپ کو سمپل پیراسیٹامول یا پیناڈول اپنے بخار کے لیے لینا چاہیے اور ریسٹ اور فلوئڈز لینے چاہیے یعنی کہ اچھی طرح پانی پئیں دن میں. اس سے آپ کے 80% آف کیسز جو ہیں وہ اچھی طرح ریکور ہو جائیں گے. کچھ لوگ جن کو کووڈ نمونیا ہو جاتا ہے یا ایئر ویز کی افیکٹیشن ہو جاتی ہے ان کو ہمیں ایکسٹرا دوائیوں کا سوچنا ہوتا ہے. ان میں سے اسٹیرائڈس اور ریمڈیسیویر بھی شامل ہیں اور یہ عموماً ہاسپٹل سیٹنگز میں دیے جاتے ہیں تاکہ ان ڈرگس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں اور جو پرابلمز ہو سکتی ہیں وہ اچھی طرح مانیٹر ہو جائیں. تو یہ ایک ڈویژن ہے کہ گھر میں آپ کو اتنی کمپلیکیٹڈ رجیم لینے کی ضرورت نہیں ہے. ضرور اچھی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور اچھی طرح اپنے آپ کا خیال رکھیں, لیکن آپ کو عموماً اتنی لمبی شاپنگ لسٹ اینٹی بایوٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ دس از ناٹ اے بیکٹیریل انفیکشن, اٹس اے وائرل اوکے انفیکشن. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ لوگوں میں ایک بہت فیئر ہے کہ جی اگر ہم کو خدا نخواستہ کووڈ نمونیا ہو گیا ہے اور اگر ہم ہاسپٹل چلے گئے تو پھر ہمارے واپس آنے کے چانسز بہت کم ہیں. تو کیا آپ نے کیا دیکھا, آپ کا کیا آؤٹ کم رہا ہے جو آپ نے ادھر محسوس کیا کہ کیا ایسا کچھ ہے یا اس کا آؤٹ کم بہتر ہے اگر ان کو ٹائملی اگر ان کو پہنچا دیا جائے؟ جی بالکل, آپ جتنی جلدی ہاسپٹل تک پہنچ سکیں اتنے آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا کیونکہ ہم آپ کے ساتھ کام کر کے چاہے اس وقت آپ کو ہاسپٹل کی ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہو لیکن آپ کو ایڈوائز کر سکیں کہ آپ جس اسٹیج پہ ہیں آپ کو کیا کیا چیزیں
किसकी ख्याल किस चीज़ का रखना चाहिए। हॉस्पिटल में एडमिट तो ऐसे है कि या आपको सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर कुछ लोगों में जो एज अ परसेंटेज जितने लोगों को कोविड होता है इट्स नॉट दैट मच, लेस देन 2%, उनको ऑक्सीजन के अलावा भी एक्स्ट्रा सपोर्ट देनी पड़ रही होती है। और ये जो चंद लोग हैं उनमें हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, क्योंकि उनको एक सेप्सिस हो जाता है, यानी कि उनकी पूरी बॉडी जो है वो अब रिएक्ट कर रही होती है इन्फेक्टेड स्टेट से। तो उसके दौरान उनके बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं, और फिर हमें और ऑर्गन सपोर्ट की ज़रूरत हो रही होती है। हमें शायद वेंटिलेटर लगाना पड़े, सम स्पेशल ड्रग्स देने पड़े दिल के लिए, और डायलिसिस शायद देनी पड़े। ये जिस तरह अदर और किस्म के निमोनियाज और किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं, सिर्फ फेफड़ों के नहीं दूसरों के भी, उस तरह की जो एक्सट्रीम स्टेज होती है वो कोविड में भी नज़र आती है। सो इट इज़ नॉट एनीथिंग न्यू, but it is something that exists in COVID as well, and is highlighted a lot in COVID. So ठीक I है। think that answers your question. यस एग्जैक्टली, थैंक यू। मेरा एक सवाल और है, इसी वेंटिलेटर की आपने जिक्र किया। वेंटिलेटर का एक बहुत बड़ा खौफ तारी रहता है लोगों पे, और लोग यही समझते हैं कि जी कि बस अब वेंटिलेटर का मीन्स कि ये कोई आखिरी चीज़ हो गई, और उसके बाद तो बस ये कि आज गए कि कल गए। आप इस बारे में थोड़ा सा ज़रा ब्रीफ करेंगे लोगों को, थोड़ा सा लोगों को ज़रा फियर्स को कुछ कम कीजिए कि ये वेंटिलेटर कोई इतनी कोई बुरी चीज़ नहीं है, और ये हमारे हेल्प, हाँ, ये कि हमें हेल्प आउट करता है। तो प्लीज़ इस बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा। जी, ऑब्वियसली आपको जब इस स्टेज पे ऑर्गन सपोर्ट देनी देनी पड़ रही है, तो इट मीन्स दैट आपके जो फेफड़े हैं दे आर फेलिंग। लेकिन हमने ये देखा है कि मोस्टली इन्फेक्शन के तौर पे अगर आपको रिस्पिरेटरी फेलियर यानी कि लंग्स का फेलियर हो रहा है, तो दिस इज़ अ रिकवरेबल स्टेज। सो ऑब्वियसली मैं समझ सकती हूँ कि किस वजह से ये खौफ होगा लोगों को, क्योंकि वेंटिलेटर तक पहुँचने मीन्स कि आपके फेफड़ों की फेलियर एक किस्म से हो रही है। लेकिन हमें ये पता है कि जिन लोगों को इन्फेक्शन होती है, दिस इज़ अ रिवर्सिबल कंडीशन, यानी कि हम इसकी रिकवरी की उम्मीद रख सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली वायबल कि आपका जो इन्फ्लेमेशन और सूजन आया हुआ है फेफड़ों में, चूँकि आपको इन्फेक्शन हो गया है, हम उसकी अगर दवाइयाँ दें और आपको टाइम और सपोर्ट दें, तो आपकी रिकवरी हो सकती है। ओके। वेंटिलेटर का भी इस टाइम पे मैं बोल दूँ कि 2 किस्म होते हैं। एक नॉन इन्वेसिव होता है जिसमें आपको एक टाइट सा मास्क पहनना होता है, और वेंटिलेटर की सेटिंग्स जो होती है वो एक मशीन के थ्रू आ रही होती है। वो एक अच्छा तरीका अब तो काफ़ी टाइम हो गया ईजाद हुआ है कि पेशेंट जो होता है उसको सेडेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो इन हिज़ अवेक स्टेट यानी जागते-जागते वो वेंटिलेटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ फ़ेल होती है तो फिर आगे जाके हमें इंट्यूबेट करना होता है, यानी कि पेशेंट को सुलाना होता है और फिर एक ट्यूब जाती जो है उनके फेफड़ों के अंदर, और वो उनको वेंटिलेट करती है थ्रू अ बिगर ठीक है, मशीन दैट्स सिमिलर टू द सही, नॉन इन्वेसिव नो वेंटिलेटर। प्रॉब्लम, ठीक है जी, ठीक है जी। ओके। बस अब मैं थोड़ा सा वाइंड अप करूँगा। मेरे आखिर के बस 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि कोई अभी भी जब एक इंसान को जब कोविड हो गया, कोविड होने के बाद में रिकवर हो गया, क्या कोविड के रिकवरी के बाद में क्या कोई ऐसी वैक्सीन्स हैं जो कि ऐसे पेशेंट्स को लगना चाहिए, ताकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी-सी बूस्ट अप भी हो जाए और उनको फर्दर किसी और इन्फेक्शन से उनको हम प्रिवेंट कर सकें? जी, गुड क्वेश्चन, क्योंकि वैक्सीन्स तो अब हॉट टॉपिक हैं और सबके लिए अवेलेबल हो गई। सो जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनको ज़रूर कोविड की वैक्सीन भी लगानी चाहिए। ये ठीक है, एडवाइस बहुत क्लियर है पूरे इंटरनेशनल बॉडीज़ में ग्रेट, कि ऑल्दो कि आपकी इम्यूनिटी है, हम फिर भी समझते हैं कि वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है वो आपके लिए एक एडेड बेनिफिट हो जाएगी। ये तो ठीक सबसे है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों का और कोई बीमारी हुई, जैसे कि उनको डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर, कोई भी साँस की बीमारी लॉन्ग टर्म,
تو ان کو ضرور انفلوئنزا یعنی فلو کی ویکسین ہر سال لگانی چاہیے، اور ایون دیٹ گروپ اوور 65 یہ والی چیز ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے۔ اور جن کو سانس کی بیماری پہلے سے ہو، جیسے دمے کی تکلیف یا سی او پی ڈی کیونکہ انہوں نے سگریٹ پیا ہے، تو پھر ان کو ضرور نمونیا کی ویکسین لگانی چاہیے جو ہر اوکے 10 سال لگا۔ ٹھیک ہے، چلے تھینک یو ویری مچ۔ یہ بس ایک لاسٹ میرا ایک سوال ہوگا اور وہ تھوڑا سا انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ، آپ کا ڈپارٹمنٹ اس وقت کووڈ کے حوالے سے کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں، اور کیا آپ لوگ یہ کہ کووڈ نمونیا ان ساری چیزوں کا آپ لوگ علاج کر رہے ہیں؟ تو اس بارے میں پلیز تھوڑا سا اپنے بارے میں تھوڑا سا ضرور بریفلی بتائیے گا۔ جی، سرٹنلی انڈس جو تھا وہ شروع کے دنوں سے اب تک کووڈ یونٹ میں اب پیشنٹس کو ایڈمٹ کرتا ہے اور ٹریٹمنٹ دیتا ہے ایکٹیو کووڈ کے لیے۔ اس کے بعد جب پیشنٹس ڈسچارج ہوتے ہیں تو ہم نے کووڈ کلینکس شروع کیے ہوئے ہیں، جس میں پیشنٹس آ کے اور ڈاکٹر سے مل سکتے ہیں ان کی ریکوری کو دیکھنے کے لیے۔ ان کی ریکوری کے پروسیس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی لوگ جو ہیں وہ جلدی ریکور ہو جاتے ہیں اور ان کے سمٹمس بالکل ریزالو ہو جاتے ہیں، جبکہ کوئی لوگ ہیں جو پھر بھی ٹائم لگا کے 3-4 مہینے کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سمٹمس ہو گئے۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ایک اسٹڈی بھی کی ہے اور دیکھا ہے کہ کوئی لوگ جن کے سمٹمس بھی نہیں ہیں ان کو پھر بھی ایکس رے میں کوئی چینجز ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کے سانس کا ٹیسٹ کرتے ہیں ایک اسپائرومیٹری کے تھرو تو ان کی ایبنارمیلٹیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اوکے، تو ہمیں ضرور یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جب ہم کووڈ کے پیشنٹس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کلینکس میں کہ ان کی ریکوری سمٹومیٹکلی تو ہو جائے گی، لیکن پھر بھی ان کا اثر پھیپھڑوں پر رہے گا، اور یہ کتنی ٹائم کے لیے رہے گا یہ ہمیں آگے جا کے دیکھنا پڑے گا فردر اسٹڈیز میں جو اب نکل رہے ہیں، کیونکہ اب 1.5 سال تو ہو گئے ہیں اس بیماری میں۔ اس کے صحیح، ساتھ ساتھ بہت سی ریسرچ ہو رہی ہے امیونٹی پہ۔ پیشنٹس جو کنسنٹ کرتے ہیں ٹرائلس میں ان کی ہم ان کے ٹیسٹ کے ذریعے امیونٹی چیک کرتے ہیں کہ ان کو کووڈ ہوا ہوا ہے اور اب ان کی امیونٹی کیسے کمپیئر کرتی ہے اس بندے سے جس نے صرف ویکسینیشن لی ہو۔ یہ والا ایک اسٹڈی آن گوئنگ ہے، اور اس کے علاوہ کووڈ کے لیے ویکسین ٹرائلس چل رہے ہیں انڈس ہاسپٹل میں، اوکے، جس میں آج کل وہ سائنو فارم جو اویلیبل ہے اور کین سائنو بایو، ان کی ٹرائلز ابھی اس سال کے شروع میں ختم ہو گئی تھیں، اور اب ایک اور چل رہی ہے ZF 2001، جس چلیے میں گڈ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویکسینیشن اگر آپ کو ہوئی تو اس کا فائدہ ہے یا نہیں۔ سو دیز آر اوکے، انٹرنیشنل ٹرائلز جو چل رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ چلیں جی، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سائمہ۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر سائمہ سعید، کنسلٹنٹ پلمنالوجسٹ ہمارے ساتھ ادھر موجود رہی ہیں، اور کافی ساری مفید باتیں جو آپ لوگوں نے سنی، آپ لوگوں نے دیکھی، اور امید ہے کہ آپ لوگوں اس سے بہت زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ہم نیکسٹ ویک دوبارہ حاضر ہوں گے اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے کنسلٹنٹ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ آپ کو ہم اور مزید چیزیں بتائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔